हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 3। तो लास्ट पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा और साथ साथ पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज आर्ट एंड मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ऐसे लोगों को लगता है कि मैनेजमेंट जो है हमेशा हायर लेवल का ही बात होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट भी क्या है कि वो भी 3 पार्ट्स में बांट दिया गया मैनेजमेंट को हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट भी हम लोग कहते हैं। दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज हायरार्की, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में होता है। अच्छा, इससे पहले 2 वर्ड्स आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखते हैं कि ऑथोरिटी क्या होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑथोरिटी का मतलब क्या है? पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, है ना। डिसीजन लेने की जो क्षमता है, जो पावर है, वो किसके हाथ में है? तो ऑब्वियसली ये अपर लेवल के हाथ में होता है। जैसे अगर हम लोग अपने घर में भी अगर देखते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शन कौन देता है? ऑब्वियसली हमसे जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे ही, ऑथोरिटी जो है वो ऊपर से नीचे ट्रांसफ़र होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन अगर देते हैं, वी आर ऑब्लाइज्ड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन और फॉलो दैट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हमारा, वो कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? डैट फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसके साथ एक और वर्ड आता है, डैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, डैट इज आंसरेबिलिटी। ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली हमारा क्या होगा? बॉटम टू टॉप फ्लो होगा। खैर, ये जो आपका ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी वाला जो टर्म है, इसका कॉन्सेप्ट है, ये आप आगे पढ़ोगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, और डिटेल में थोड़ा उसमें दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। दैट इज मैनेजमेंट के लेवल्स कौन कौन से हैं, है ना। तो यहाँ पे 3 मैनेजमेंट के लेवल्स हैं। दैट इज, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टॉप मैनेजमेंट, है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल या ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट। अब इसके नीचे वर्कफोर्स होता है। हु आर द वर्कफोर्स? वर्कफोर्स का मतलब क्या हो गया? इम्प्लॉयज़। ठीक है, यहाँ पे अगर वर्कफोर्स का बात किया जा रहा है तो वर्कफोर्स का मतलब क्या हो जाएगा? इम्प्लॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग आगे देखते हैं, देखो इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में। तो एग्जाम में आपको जैसे कि यहाँ पे कुछ सर्टेन पोस्ट दिए गए कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से आते हैं, मिडिल लेवल पे कौन पोस्ट आते हैं, लोअर लेवल पे कौन पोस्ट आते हैं। तो ये बेसिकली आपको समझना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना होगा। तो एग्जामिनेशन में एमसीक्यू बेस्ड में भी और साथ साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस में भी ये चीज़ आपको पूछे जाएंगे। जैसे अब क्या है यहाँ पे, तो टॉप मैनेजमेंट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर दैट इज सीएमओ, चीफ सेल्स ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि सपोज राम इज वर्किंग, है ना, राम इज वर्किंग एज अ सीईओ ऑफ दिस एंड दिस कंपनी। सो आपको बताना होगा कि कौन से लेवल पे वो वर्क कर रहा है ना। और साथ साथ में आपको ये भी बताना होगा, उस क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, पूछा जा सकता है आप लोग उस पर, कि उसका पर्टिकुलरली काम क्या है, व्हाट इज द मेन वर्क ऑफ दैट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स को बेसिकली 4 पार्ट्स में बांटा जाता है, कि जैसे प्रोडक्शन हो गया, है ना। प्रोडक्शन के बाद आपका मार्केटिंग हो सकता है, उसके बाद आपका ये ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है ना, फाइनेंस हो सकता है। तो ये सभी जो डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हो, है ना, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, तो इस सभी के जो मैनेजर्स होंगे, हेड होंगे, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ये सभी आपके मिडिल लेवल में आ जाते हैं। नेक्स्ट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो वर्कफोर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? सुपरवाइजर, फोरमैन, जूनियर मैनेजर, इंस्पेक्टर एंड क्लर्क। ठीक है, ये सभी आ गए लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डीप कॉन्सेप्ट आगे पढ़ते हैं, क्या है आगे। तो टॉप मैनेजमेंट में हमने देख लिया कि होते कौन कौन से हैं इसमें। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है, क्यों है सबसे ऊपर वो? तो आप यह समझो कि जो कंपनी है, तो कंपनी में मेनली सबसे ऊपर वाले जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में, उनका काम है डेवलप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। जैसे मान लेते हैं मोबाइल की कंपनी है, ठीक है, तो मोबाइल की जो कंपनी है वो यहाँ पे सोचेंगे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे
कि हमें इतने लंबे समय में किस तरीके से कौन से टेक्नोलॉजी को लेके है ना आगे बढ़ना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से हम फुलफिल कर सकते हैं, ये डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है पॉलिसीज़, वो सभी डिपार्टमेंटल हेड्स का पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ का मतलब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि गाइडलाइंस, वो गाइडलाइंस देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, कि कौन कौन से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे काम करेंगे, यानी कि ये गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे आगे जो नीचे इनके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में ये डिपार्टमेंट सेट करेंगे, जैसे अभी हमने देखा प्रोडक्शन मार्केटिंग, है ना, प्रोडक्शन मार्केटिंग ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस, तो ये सभी डिपार्टमेंट, इन सभी को ऑर्गेनाइज करने का, डिज़ायर्ड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट करने का यहाँ पे इनका काम है। नेक्स्ट है की अपॉइंटमेंट्स, तो जितने भी इनके नीचे डिपार्टमेंट्स आते हैं उन सभी में की अपॉइंटमेंट्स भी कौन करते हैं, तो टॉप मैनेजमेंट ही करते हैं। तो ये टॉप मैनेजमेंट का हमारा काम हुआ। नेक्स्ट है मिडिल मैनेजमेंट। नाउ मिडिल मैनेजमेंट क्या होता है, तो मिडिल मैनेजमेंट में अभी हमने देखा कि इसमें फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशन मैनेजर, ये सभी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो क्या है कि इसके क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शंस, जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट्स में क्या किया गया है, बांट दिया गया है ना, जैसे प्रोडक्शन हो गया, है ना, जैसे मार्केटिंग हो गया, जैसे फाइनेंस हो गया, तो ये सभी बेसिकली इसमें आ जाता है। तो इसमें हम लोग और देख सकते हैं कि ये सभी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स को ये सेट करते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में सभी डिपार्टमेंटल, जैसे सेल्स अपना ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, है ना, कि कितना सेल्स करना है ये पर्टिकुलर मंथ में या 6 मंथ में या 1 साल में कितने सेल्स होने चाहिए, इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट्स अपना अपना ऑब्जेक्टिव सेट करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, जो आगे इनके नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट है ना, तो उनको ये ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, असाइन करने का काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज़ लिंक, लिंक किसके बीच में, लिंक, तो लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट, ठीक है, लोअर और टॉप मैनेजमेंट के बीच में ये लिंक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कि ऊपर से जो भी इंस्ट्रक्शन आ रहा है उसको आगे पास ऑन करेंगे, नीचे से कोई भी ग्रीवेंसेस या सजेशंस आ रहे हैं तो उसको आगे ये ऊपर की तरफ पास करेंगे, ये लिंक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन, तो जो भी अभी हमने देखा कि ऑर्डर्स को कम्युनिकेट करने का और प्रॉब्लम सजेशंस को कम्युनिकेट करने का भी यहाँ पे काम करते हैं। दे डेवलप कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एक अच्छे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होने का बहुत यहाँ पे ज़रूरत होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारा आगे आने वाला जो टॉपिक है वो भी कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेट करने का यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा है आगे, नेक्स्ट इज लोअर और ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। तो सबसे जो बॉटम लेवल मैनेजमेंट है ना, ऑपरेटिव, तो इनको फर्स्ट लाइन मैनेजरशिप कहा जाता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि फर्स्ट हु आर द फर्स्ट लाइन मैनेजर, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि इनको फर्स्ट लाइन मैनेजर, लोअर लेवल मैनेजमेंट को फर्स्ट लाइन मैनेजर भी कहा जाता है, ठीक है। जो वर्कफोर्स यानी कि एम्प्लॉयज़, जो वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं। तो आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ ये दोनों जो है वो डिफरेंट हैं, ठीक है, दोनों एक नहीं है। मैनेजमेंट का काम अलग है, वर्कर्स एक्चुअली मैनेजमेंट क्या करता है, इन वर्कर से काम करवाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फंक्शन क्या है सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का, यहाँ पे लिंक बिटवीन मिडिल एंड वर्कफोर्स, मिडिल मैनेजमेंट और वर्कफोर्स को लिंक करने का यहाँ पे काम करती है लोअर मैनेजमेंट, ठीक है, कि जो भी ऑर्डर आया है उसको आगे पास ऑन करेंगे ये। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटीज़ को मेंटेन करने का जो काम है ना, कि क्वालिटीज़ क्या किस तरह से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, प्रोडक्ट का, उसके आउटपुट का, काम के करने के तरीके में, ये सभी क्वालिटी को हम लोग को क्या करना है, मेंटेनेंस। नेक्स्ट है एक्ट एज अ गाइड टू वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स को गाइड करने का भी काम करती है लोअर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे आगे हम लोग देख रहे हैं एक्ट एज अ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का मतलब क्या होता है, विच हु ओवरसी द वर्क, मतलब यानी कि काम को जो सौंपा गया तो अब देखने का यहाँ पे जो जिम्मेदारी है कि वो सही से अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आ जाता है एक्ट एज अ सुपरवाइजर में। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करने का भी काम यहाँ पे ये लोग करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स के बारे में, वर्कर्स को लेके सेफ्टी, ठीक है,
सेफ्टी का यहाँ पे ध्यान रखते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट, और साथ ही साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वर्क प्लेस में वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो ये सभी आगे आपका मैनेजमेंट है ना, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में ये आपने देखा, तीनों के कामों को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है, तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में आ गया हमारा कि फंक्शन में सबसे पहले हमारा आ जाता है दैट इज प्लानिंग, उसके बाद आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो फंक्शंस हमारा है 5 फंक्शंस हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। देयर आर 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, है ना। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में भी याद रख सकते हो यहाँ पे। फिलहाल तो अब आपको यहाँ पे छोटे लेवल पे पढ़ना है, यानी कि बस ओवरव्यू देखना है कि व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज डायरेक्टिंग एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग। अब ये पांचों जो टॉपिक है, पांचों टॉपिक को लेके एक चैप्टर, मतलब पांचों के लिए अलग अलग चैप्टर्स हैं जो आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग सबसे पहले आते हैं प्लानिंग। अब देखो मैनेजमेंट का जो आपने फंक्शंस रिकॉल आप कर सकते हो। ठीक है, हमारे प्रीवियस पार्ट्स को आप देख सकते हो, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी। ठीक है, तो उसमें आपको यहाँ पे पता चलेगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में। फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में एक चीज़ है आपका, सबसे पहला है कि इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब किसी भी चीज़ों को हमको अचीव करना है, जैसे मैनेजमेंट गोल के तरफ वो क्या करती है, काम करती है, उसको अचीव करना है। ठीक है, मैनेजमेंट में हमें गोल्स को क्या करने हैं, अचीव करने हैं। अब यहाँ पे गोल्स को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या काम होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्लान। प्लान का मतलब क्या हो गया, थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, प्लान का मतलब यहाँ पे हो गया हमारा थिंकिंग इन एडवांस। एडवांस में हमें सोचना है, ठीक है, कि करना क्या है, कब किस काम को करना है, ठीक है, किस तरह से करना है, कौन इस काम को करेगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे हम लोग प्लानिंग में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या हो जाता है, तो अब प्लानिंग में हमने देख लिया कि व्हाट वी नीड टू डू इन फ्यूचर। प्लानिंग लिंक करता है हमें प्रेजेंट और फ्यूचर से। ठीक है, इट ब्रिजेस गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू रीच। कहाँ हम हैं और कहाँ हम पहुँचना चाहते हैं, इसके बीच का जो रास्ता है दैट इज प्लानिंग, है ना। तो प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हमारा क्या हो जाता है कि इस वाले टॉपिक में अब हमने यहाँ पे देख लिया क्या कि कैसे हम लोगों को क्या करना है, हमें काम करने हैं, वी हैव लेड द लेआउट। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट सेट करने हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यहाँ पे हमारा गोल अचीव हो पाए, इसके लिए हमें वेरियस डिपार्टमेंट्स ओपन करने हैं, और उस डिपार्टमेंट्स में कौन कहाँ पे क्या पोस्टेड होगा, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशन क्या होगा, ये हमें इस्टेब्लिश करने हैं। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग में देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द वेरियस एक्टिविटीज़, है ना। बहुत सारे एक्टिविटीज़ को यहाँ पे हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, फिर असाइन करना है ड्यूटीज़ इंडिविजुअल्स को, और साथ साथ यहाँ पे हमें ये भी देखना है ना, ये भी हमें देखना है कि कौन किस काम को करेगा, इस्टेब्लिशिंग ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग में एक आप कह सकते हो कि सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस में क्या काम होगा, ये ऑर्गेनाइजिंग में, और कौन इस काम को करेगा ये हमें देखना होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, बस पर्टिकुलर जो पोस्ट हैं उस पोस्ट का काम क्या होगा, डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे, ये सभी सेटअप करना है। नेक्स्ट है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हमारा क्या हो जाता है, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। स्टाफिंग में हमारा क्या हो जाएगा, इट इज अ पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, दैट इज स्टाफिंग। ओके, दैट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में हमें यहाँ पे देखना होगा कि स्टाफिंग का मतलब पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है, कि कौन उस काम को करेगा, रिक्रूटमेंट और ये सभी चीज़ें, ये हमारा इसमें आ जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग क्या होता है कि डायरेक्टिंग का मतलब, जैसे अभी तक आपने स्टाफिंग देखा, स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। अब यहाँ पे आप समझो कि डायरेक्टिंग से ही एक्चुअल काम स्टार्ट होता है ना। एक्चुअल काम यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से क्या होता है कि गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना, लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, कि ताकि वो अपना काम प्रॉपर
ढंग से कर सके, ये यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक्चुअल यहाँ पे भी आ सकता है आपका क्वेश्चन में कि फ्रॉम वेयर एक्चुअल एक्शन स्टार्ट। तो एक्चुअल एक्शन स्टार्ट्स फ्रॉम डायरेक्टिंग। जैसे मूवी में डायरेक्टर होता है तो डायरेक्टर अपना उसका जो पहला डायलॉग होता है दैट इज़ लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, है ना। तो वहीं से आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि डायरेक्टिंग से रिलेटेड, डायरेक्टिंग हमारा क्या है, एक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ों को कंट्रोल करना नहीं है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि डायरेक्टिंग का मतलब वो समझ लेते हैं कि किसी चीज़ों को कंट्रोल करना, बट यहाँ पे कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि यहाँ पे डायरेक्टिंग का कंट्रोलिंग का मतलब क्या है कि जब हम प्लानिंग में हम कोई स्टैंडर्ड सेट कर दिए, ठीक है, स्टैंडर्ड हम सेट कर दिए, अब यहाँ पे आप समझो कि वो स्टैंडर्ड सेट करने के बाद वो काम नहीं हुआ तो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस से, है ना, स्टैंडर्ड्स को, कि स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया, है ना, स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया। अगर सपोज स्टैंडर्ड ये सेट किया गया तो एक्चुअल काम कितना हुआ है। ठीक है, एक्चुअल काम कितना हुआ है। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे अगर कंट्रोलिंग में अगर सेट किया, कंट्रोलिंग में अगर सेट किया गया है क्या, कि कंट्रोलिंग से ही वैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स यहाँ भी सेट होते हैं, प्लानिंग में भी सेट होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड है, जैसे सेल्स को बढ़ाना है हमें 30% से, तो अगर 30% से सेल्स को बढ़ाना है तो क्या वो सेल्स बढ़ा या नहीं बढ़ा, है ना। जैसे अगर हमारा 25% बढ़ा है तो अभी हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड क्या था, स्टैंडर्ड है 30%, है ना, एक्चुअल 25%। तो व्हाट आर द डेविएशंस एंड हाउ वी कैन करेक्ट इट। ये डेविएशन जो है 5% का, ये क्यों आ रहा है और किस वजह से आ रहा है ना, कैसे हम इस चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ये कंट्रोलिंग में है। तो इसमें कंपेयरिंग होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ कोऑर्डिनेशन, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा, है ना, इसमें। तो अब यहाँ पे आप समझो कोऑर्डिनेशन आखिर है क्या। तो इसको बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेज ऑल द फंक्शंस, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंक्रोनाइजेज ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट के, सभी को सिंक्रोनाइज, सभी को सिंक, एक पर्टिकुलर सिंक में यहाँ पे लेके आता है। ठीक है, कि किस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा। तो जितने भी आपने यहाँ पे फंक्शंस आपने पढ़ा, जैसे प्लानिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, है ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक, ये जितने भी प्रोसेस हैं, सभी फंक्शंस को लिंक करने का काम, जोड़ के चलाने का काम करता है कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के लिए एक यहाँ पे वर्ड बहुत फेमस है, दैट इज कोऑर्डिनेशन इज नोन एज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये इसेंस क्या होता है ये हम लोग आगे देखते हैं कि व्हाट इज इसेंस एंड व्हाई कोऑर्डिनेशन इज नोन एज इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे आप समझो कि कोऑर्डिनेशन को ना, मतलब कैसे यहाँ पे समझा जा रहा है कि 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लावर्स ऑफ अ गार्डन, है ना, एक माला में जैसे फूल होता है, ठीक है, तो वो जो फूल है उस फूल को जोड़ के रखने का और माला बनाने का जो काम है, वो प्रोसेस है, तो उसको जोड़ के कौन रखता है, तो जोड़ के रखता है यहाँ पे कौन, वो थ्रेड, है ना, माला को जोड़ के कौन रखता है, वो थ्रेड रखता है। तो ये थ्रेड जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन, है ना, वो जो थ्रेड है वही कोऑर्डिनेशन है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि प्लानिंग, तो यहाँ पे इसको इसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, ये एक सेपरेट फंक्शन तो नहीं है ना, कभी कभी इसको रादर फंक्शन भी कहा जाता है, बट ये फंक्शंस को जोड़ के रखता है ना, कोऑर्डिनेशन जोड़ के रखता है। अब जैसे प्लानिंग है, तो प्लानिंग किस चीज़ के लिए रिक्वायर, प्लानिंग रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर द पर्पस एंड रिसोर्सेज एट हैंड, कि हमारे पास क्या क्या पर्पस है, क्या रिसोर्सेज है, हमारा जो प्लान है और हमारे एक्शंस है, क्या वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। ऑर्गेनाइजिंग में हमारा क्या होता है, इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्स एंड एक्टिविटीज़, कि जो भी एक्टिविटीज़ होंगे उसके लिए पर्टिकुलरली रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं हैं। स्टाफिंग में हमारा देखा जाता है फॉर मैचिंग द स्किल ऑफ वर्कर विद द जॉब दैट शुड बी असाइंड टू देम, कि जो भी वर्कर का जो स्किल है उसके अकॉर्डिंगली ही उसको काम मिलना चाहिए, कोऑर्डिनेट, उसमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई सेल्समैन है या सेल्स से रिलेटेड कोई पर्सन है और उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड अगर काम दे दिया जाएगा, डेट इज़ नॉट वर्थ इट। ठीक है, तो स्टाफिंग में भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है।
फिर डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन होता है कि कम हमारा कमांड इंस्ट्रक्शन सजेशंस के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए बिटवीन जूनियर एंड द पर्सन एट मैनेजरियल लेवल। ये भी आपका देखा जाता है कहाँ पे, डायरेक्टिंग में। तो डायरेक्टिंग में भी कोऑर्डिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया कि प्रॉपर बैलेंस बनाना है स्टैंडर्ड के बीच में और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में, है ना। वो दोनों अगर सिंक करके चलेंगे देन हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा। ठीक है, अब हमारा इसके लिए एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के लिए 2 पॉइंट्स और हैं। दैट इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। हर एक लेवल्स में रिक्वायर्ड है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इसको एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, ये पांचों फंक्शन से अलग है और सबसे बढ़ के भी है बिकॉज इट लिंक और इट ज्वाइन इट बाइंड्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इसके नेचर को हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो सबसे पहला है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट यानी जोड़ने का काम करती है। अब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इन सभी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी के एफर्ट्स को सिंक करके यहाँ पे इंटीग्रेट करता है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या हो गया है हमारा कि सभी के एक्शंस तो अलग अलग हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट इसमें यूनिटी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक वे में सभी का गोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल ही होना चाहिए, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट का, चाहे हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। हर एक डिपार्टमेंट जो भी काम करेंगे वो लोग, वो सभी कहाँ पे किस के लिए काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही काम कर रहे हैं, है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन की मदद से ही हो जाता है कि इट यूनाइट्स द एक्शन ऑफ ऑल पीपल। नेक्स्ट है इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अब कोऑर्डिनेशन हमारा कभी रुका तो बिजनेस ही रुक जाएगा, तो कोऑर्डिनेशन हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, सो एज कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन। ऑल परवेसिव का मतलब क्या हो गया, परवेसिव तो हम लोग पहले भी वर्ड सुन चुके हैं, है ना। पार्ट 1 और 2 में भी यहाँ पे हम लोग बात किए हैं परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या हो जाता है, तो परवेसिव का मतलब यूनिवर्सल, ये हर जगह होगा। ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जिस तरह से परवेसिव है उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी परवेसिव है ना। हर जगह होगा, चाहे टॉप लेवल, चाहे मिडिल लेवल, चाहे लोअर लेवल, हर जगह कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत होगा ही होगा। सो कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन विच इज़ अवेलेबल एवरीवेयर, वेदर इट इज़ अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज़ अ large organization, coordination is universal. Okay, now अब हमारा जो दो और टॉपिक यहाँ पे बचा हुआ है, डेट इज नेचर। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। कोऑर्डिनेशन हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने भी मैनेजर्स हैं, है ना, वो हर एक मैनेजर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो टॉप लेवल के मैनेजर्स हो, मिडिल लेवल के हो या लोअर लेवल के हो। हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने अपने फील्ड में, अपने अपने एरिया में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चले। और लास्ट जो है दैट इज डेलिब्रेट फंक्शन, इसको बोला जा रहा है। नाउ व्हाट इज डेलिब्रेट? डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है कि विच इज सेट ऑन पर्पस, जो पर्पसली, है ना, इंटेंशनली जो चीज़ें की जाती हैं उसको डेलिब्रेट कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, लेकिन जानबूझ के यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन हर जगह लगाती है। क्यों लगाती है? तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हारमोनी में चले, है ना, सभी हारमोनी में चले, सभी का जो काम है वो एक दूसरे से लिंक हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो पाएँ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो पाएँ और साथ ही साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो पाएँ। सो जानबूझ के ये कोऑर्डिनेशन का जो फंक्शन है उसको यूटिलाइज किया जाता है, उसको लगाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ इम्पॉर्टेंस। ये लास्ट है हमारा, है ना, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। नाउ व्हाट आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन? फर्स्ट है ग्रोथ इन साइज, है ना। यहाँ पे है हमारा कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होते चली जाती है ना, जैसे एक ब्रांच से 2 ब्रांच हुआ, 3 ब्रांच हुआ, जैसे जैसे हमारा क्या होगा, ब्रांचेस बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत और होते चला जाएगा। जैसे एक मान लेते हैं अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में ही अगर देखें तो एक पर्सन एक ब्रांच ओपन किया हुआ था,
एक डिपार्टमेंट मतलब एक ब्रांच था उसके पास, अगर वो 2 ब्रांच और 3 ब्रांच ओपन करेगा तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत और भी ज़्यादा होगा। अगर बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना है और लॉन्ग रन तक रन करना है देन कोऑर्डिनेशन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बिजनेस बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पे आप देखो कि फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम फंक्शंस का बात करें यानी डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे अभी फ़िलहाल बात हो रहा है, तो अभी बार बार हम लोग वही डिपार्टमेंट्स को लेके बात कर रहे हैं। दैट इज़ वो कौन कौन सा डिपार्टमेंट है, तो वो हमारा डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना। यहाँ पे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, है ना। सेल्स और मार्केटिंग मेनली एक ही हो जाते हैं। उसके साथ साथ हमारा ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। ये सभी डिपार्टमेंट्स में, है ना, यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, फंक्शनल डिफ्रेंसिएशन जैसे यहाँ पे बोला गया, द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, sections or divisions. They try to work in isolation and independently. The need of coordination is required to ensure these units remain a part of the organization and move towards the realization of predetermined organizational goal. ऑर्गेनाइजेशन गोल को जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, है ना, वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स हो, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वो सभी डिपार्टमेंट्स क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन का सहारा लेते हैं कि सभी डिपार्टमेंट सिंक में चले और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाए। ठीक है, और लास्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन, अब जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो जो पर्सन स्पेशलिस्ट है, जो पर्सन हमारा क्या है कि स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट है, उसी को पर्टिकुलर फील्ड में काम सौंपना चाहिए। ठीक है, तो अब इससे एक ही काम उनको बार बार जब सौंपेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन का हमारा और भी अच्छे से बेनिफिट मिल पाएगा, जो कि कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हो सकता है ना। अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, अगर बहुत समय से अगर पढ़ा रहा हूँ, तो अब ये क्या है कि एक ही काम को मैं बार बार अगर कर रहा हूँ तो इसमें धीरे धीरे और भी एक्सपर्ट होते चला जाऊँगा। ठीक है, तो अब इसी के वजह से ये, अब इस दोनों चीज़ों में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन, कि मुझे जो काम आता है वही मुझे काम अगर मिले देन आई विल बिकम स्पेशलाइज्ड, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा और साथ साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं जाऊँगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो अच्छा होगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमने कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस देखा, है ना। तो ये हमारा आज का वीडियो था। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।